G20 के 4 आमंत्रित देश हैं, बांग्लादेश, सिंगापुर और मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात। 8 ऐसे देश जो G20 के सदस्य नहीं है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना चाहिए। ये आईएएस प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अधिकतर वो ये पूछ लेता है कि कौन देश सदस्य है और कौन से देश सदस्य नहीं है। ठीक है, तो जैसे उसमें अगर पूछ लिया कि कौन सा देश सदस्य नहीं है तो आदमी सॉरी, तो उसमें जो है सारे देश जो अगल बगल जो होने वाले देश होते हैं उन्हीं को लगा देता है और क्वेश्चन गलत होते हैं। जैसे कौन से देश सदस्य नहीं है इसके, आइसलैंड, केन्या, गुयाना, पैराग्वे, सेशल्स, ठीक है, श्रीलंका, युगांडा और फिनलैंड। अब आप लोग कमेंट करके हमको ये बताइए कि सेशल्स कहाँ पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं, सेशल्स जो पड़ता है वो अफ्रीका की तरफ पड़ता है। ठीक है, इसीलिए इसने ऐसे दिया ही है ताकि आप जान जाइए कि अगल बगल से ही हमेशा पूछता है। 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें भारत सदस्य हमारे ख्याल से है, जिसमें विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, विश्व आर्थिक मंच, विश्व एलपीजी संगठन, यूएन एनर्जी फॉर ऑल, संयुक्त राष्ट्र, यूएन एनर्जी फॉर ऑल, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, यूएनआईडीओ, बायो बायो फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म, अंतर्राष्ट्रीय नागन विमानन संगठन आईसीएओ, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी आईआरईएनए तथा वर्ल्ड बायोगैस एसोसिएशन। ठीक है, 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। किससे रिलेटेड? इससे रिलेटेड। ठीक है, अब आते हैं भारत के लिए जीबीए का लाभ क्या है। ठीक है, अब मेंस के लिए तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये कि क्या लाभ है भाई, आप बताइए। तो जैव ईंधन से संबंधित भारत की पहलों जैसे पीएम जीवन, ठीक है, योजना सतत। अब जैसे इनकी पहल क्या है, पीएम जीवन योजना सतत। ठीक है, अब ये सतत मतलब इसका फुल फॉर्म होगा, और गोवर्धन योजना को बढ़ावा देना। ये सब बायोफ्यूल से रिलेटेड है। ठीक है, गोवर्धन में क्या होता है कि मिट्टी को उर्वरकता को बढ़ाने से संबंधित है। ठीक है, और यह किसानों की आय बढ़ाने और नई नौकरियां पैदा करने में सहायक होगा। इससे तेल पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। भारत अपने कच्चे तेल की आवश्यकता का 80% से अधिक आयात करता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि भारत आयात करता है तो तेल पर निर्भरता कम होगी, तो भारत क्या होगा कि बायोफ्यूल्स पे ज्यादा डिपेंड होगा। तो बायोफ्यूल्स भारत में भी तो आधे से ज्यादा आप कहाँ कहाँ होते जानते होंगे, एक आसाम की तरफ है, एक तमिलनाडु की तरफ है, ठीक है, एक मुंबई की तरफ है, महाराष्ट्र की तरफ। तो बायोफ्यूल्स सॉरी सीएनजी का उत्पादन होता है। तो बायोफ्यूल्स का उत्पादन करेंगे तो जानते हैं कि एथेनॉल ये सब बनाकर करते हैं वो, तो उस पर इम्पोर्टेंट होगा। फिर यह राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति के तहत सरकार ने 2025-26 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण का लक्ष्य रखा। ठीक है, एथेनॉल किससे बनता है? गन्ने के रस से। सॉरी, इससे भारतीय उद्योगों के लिए अतिरिक्त अवसर मिलेंगे। ठीक है, जो भारत की इंडस्ट्री है, क्योंकि उसमें जब तेल का स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी, तेल पे जो निर्भरता उसकी वो कम होगी, तो ये बायोफ्यूल्स में आएगा और डेवलप करेंगे, खर्चे में कमी आएगी। वैश्विक जैव ईंधन मांग को पूरा करना तथा प्रौद्योगिकी और उपकरणों को निर्यात करना। अभी मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। जीवीए का महत्व क्या है? जैव ईंधन के लिए बाजार विकसित करना, वर्चुअल मार्केट, ठीक है, मजबूत निर्धारण, जलवायु संबंधी प्रयास करना, परिवहन क्षेत्र को विकर्मणिकृत। जीवीए के समझ चुनौतियां, अस्पष्ट परिभाषा का नहीं होना, ये तो उसकी चुनौतियां हैं, नया है ना। अब आते हैं विश्व को एकजुट करने वाले देश के रूप में भारत। इंडिया एज ए ग्लोबल यूनिफायर क्यों है भाई सुर्खियों में? हाल ही में भारत के अधीन G20 की अध्यक्षता के तहत G20 का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन की थीम वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ठीक है, अब वसुधैव कुटुंबकम का अवधारणा क्या है कि विश्व एक परिवार है। यह पद सभी जीव अर्थात मनुष्य, पशु, पौधे और सूक्ष्म जीव के जीवन मूल्य तथा पृथ्वी पर एवं व्यापक ब्रह्मांड में उनके परस्पर अंतर संबंध की पुष्टि करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं भारत कैसे वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा के माध्यम से इसको एकजुट करने वाले देश के रूप में कार्य कर रहा है। तो अब इसमें देखिए ये सब इम्पोर्टेंट है, सब तो इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वसुधैव कुटुंबकम उदाहरण वैदिक श्लोक, यत्र विश्वम भवति एक नीडम, ठीक है,
अर्थात जहां एक छोटे से घोंसले में पूरा संसार समाहित हो सकता है में भी प्रतिबिंबित होता है। इस पद का उल्लेख महाउपनिषद में मिलता है। इसे आगे इस पद का उल्लेख हितोपदेश ग्रंथ में भी मिलता है। हितोपदेश की रचना नारायण पंडित ने की थी। ठीक है। प्रगतिशील सोच यह एक सर्वव्यापी दृष्टिकोण है जो हमें सीमाओं, भाषाओं और विचारधाराओं से परे एक सार्वभौमिक परिवार के रूप में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ठीक। भारत कैसे काम कर रहा है? तो पर्यावरण संरक्षण वसुधैव का शब्द मूल वसुधा है, जिसका अर्थ है हमारी पृथ्वी। ठीक है। भारत अपने मिशन लाइफ, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य, निम्नलिखित भूमि की पुनर्बहाली और बहुपक्षीय पहलों के जरिए एक संधारणीय पर्यावरण को बढ़ावा दे रहा है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई, भारत ने पहचान, भुगतान और डेटा एक्सचेंज लेयर से युक्त अपने स्वयं के डीपीआई का निर्माण किया है। भारत समावेशी समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए विकसित देशों को डीपीआई को अपनाने में सक्षम और उसका निर्माण करने तथा उसके लिए आवश्यक मानदंडों के विकास में मदद कर रहा है। ठीक है। तो हाँ, ये देख लेते हैं। क्षमता निर्माण 1964 के बाद भारत के तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम आईटीईसी प्रोग्राम 16 के तहत, 16 मतलब 2016 होगा, 161 भागीदार देशों में 2 लाख से अधिक पेशेवरों को लाभ हुआ है। योग भारत के प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया है। तो अब इसमें ये इंपॉर्टेंट आता है, वैश्वीकरण के लिए क्या है भारत का? वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा महत्व, मानव केंद्रित प्रगति। ठीक है। साझा भविष्य, एक भविष्य को प्रोत्साहित देना, हम बनाम वे की मानसिकता को नियंत्रित करता है। ठीक है। हम बनाम वे मतलब, हम मतलब इसमें हम सभी लोग हैं, वे मतलब आप तुरंत कैटेगराइज कर दे रहे हो कि वो दूसरे लोग हैं। तो उसकी मानसिकता को नियंत्रित करके ये बताता है कि नहीं, अलग अलग नहीं, हम सब एक हैं। ठीक है। पृथ्वी सब एक है। तो इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा बताता है कि हम सब एक हैं। ठीक है। पृथ्वी हमारी एक है, सारे पशु पक्षी ये सब हमसे जुड़े हुए हैं। विविधता को स्वीकार करके समावेशन को बढ़ाता है, ना कि एक रूपता थोपता है। समावेशन मतलब सबके साथ विकास को बढ़ाता है, एक रूपता को नहीं। तो मतलब कि हम अलग हैं, कभी अपने आप को स्पेशल नहीं दिखाता। ग्लोबल कॉमन से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए सहयोग बढ़ाता है। ठीक है। जो कोई देश मान लीजिए समस्या में, तो उसकी मदद करिए। समानता, अहिंसा जैसे मूल्यों पर वैचारिक सामंजस्य के विचार को आगे बढ़ाता है। ठीक है। अहिंसा मतलब कहीं पे हिंसा ना हो। ठीक है। समानता हो, ऐसे वैचारिक सामंजस्य के विचार को आगे बढ़ाता है। ये सब तो मेरे के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं अगला टॉपिक। अब है ब्रांडेड लाइन, क्यों इम्पोर्टेंट है? भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान ग्लोबल साउथ का पुरजोर समर्थन किया है। ठीक है। इसके लिए भारत ने निम्नलिखित प्रयास किए। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को अस्थायी सदस्यता दिलवाने में उसका समर्थन किया है। भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान हुई चर्चाओं वार्ताओं में ग्लोबल साउथ के निम्नलिखित मुद्दों पर शामिल किया गया। कौन कौन से हैं मुद्दे? तो बहुपक्षीय विकास बैंकों, ठीक है, मल्टीपल डेवलपमेंट बैंक्स में सुधार करना, संप्रभु ऋण के उच्च स्तर को सामना करने वाले देशों के लिए ऋण को पुनर्गठित करना, जलवायु वित्त के लिए संसाधन जुटाना, क्योंकि जब आपदाएं आती हैं तो पूछ के थोड़ी ना आती हैं। ठीक है। तो ये ब्रांडेड लाइन है, देख लीजिए कहाँ से उठ रही है। ये यहाँ से उठ रही है, ये पैसिफिक ओशियन है। यहाँ से आते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका से होते हुए, अटलांटिक ओशियन होते हुए, उत्तरी अफ्रीका होते हुए, फिर ये अरब होते हुए, ये ऐसे एशिया मिडिल ईस्ट होते हुए, ठीक है, ये ऐसे आते हुए, हाँ, ये रशिया के इधर पार्ट को होते हुए, थोड़ा चाइना का पार्ट लेते हुए, फिर ऐसे जापान कैसे पूरा जा रही है। भारत के अधीन G20 की अध्यक्षता में सम्मेलन की थीम वसुधैव कुटुंबकम पृथ्वी एक परिवार का एक भविष्य, यह थीम विकासशील देशों के समावेशन का प्रतीक है। अब आते हैं ग्लोबल साउथ है क्या। ग्लोबल साउथ शब्द सामान्यतः विकासशील, अल्प विकसित या अल्प विकसित देशों को व्यक्त करता है। ठीक है। विकासशील मतलब कि जो विकास के लिए तत्पर है, अल्प विकसित मतलब जो आधे विकसित हो चुके हैं, आधे विकासशील है, या विकसित देश। यह देश मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, मतलब साउथ पोल की तरफ।
इनमें अधिकतर अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देश शामिल हैं, नॉर्थ अमेरिका वाले डेवलप। इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूरोप, रूस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे आर्थिक रूप से विकसित देश ग्लोबल नॉर्थ का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया इसमें वही है। अब आते हैं ग्लोबल साउथ की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख ब्रांड रिपोर्ट 1980 में किया गया था। इस रिपोर्ट में उत्तर और दक्षिण के देशों के बीच उनकी प्रौद्योगिकी संबंधी प्रगति, सकल घरेलू उत्पाद तथा जीवन स्तर के आधार पर विभाजन के प्रस्ताव का जीवन स्तर के आधार पर विभाजन का प्रस्ताव दिया गया था। अब देखिए ये ब्रांडेड लाइन क्या थी, किसके आधार पर बनी है, ब्रांड रिपोर्ट, उसके आधार पर बनी है। क्यों बनी है, उत्तर और दक्षिण को डिवाइड कर रहा है वो। अब आते हैं कि वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ के रूप में कार्य करने के लिए भारत के पक्ष में कारक क्या है। ऐतिहासिक और दार्शनिक संकल्प, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व करता वसुदेव कुटुंबकम का दर्शन। ठीक है, जो हाँ, गुटनिरपेक्ष मतलब कि किसी गुट में न बंटना, एक साथ चलना। वैश्विक राजनीति में आर्थिक और भू राजनीतिक का प्रभाव। ठीक है, वैश्विक जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में मत जो है क्या कहते हैं पूरे, कि इसमें आर्थिक और भू राजनीतिक भारत का प्रभाव होगा। विकसित और विकासशील देशों के बीच, विश्व के देशों के बीच सेतु के रूप में विश्व की तेजी बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से कौन, भारत होगा। जिम्मेदारी सहभागी, भारत मानवीय संकट के समय सबसे पहले राहत पहुंचाने वाले देशों में शामिल है। यह कई देशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, भले इसके यहाँ दिक्कत हो लेकिन तब भी दूसरों को सहयोग देता है। ये इसकी सोच है। जैसे आप क्या करते हैं कि आप जिस लायक होते हैं लोगों को सहयोग देने के लिए दौड़ते हैं, वैसे भारत भी है। भारत रिप्रेजेंट करता है और गरीब देशों को। तो ये ग्लोबल साउथ हो गया। कब है, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ब्रांडेड लाइन है क्या। तो ब्रांडेड लाइन ब्रांड रिपोर्ट के अनुसार चलती है, 1980 से आई है। ठीक है, अब ग्लोबल साउथ के लिए भारत द्वारा शुरू की गई अन्य पहले क्या क्या है, खाली कहने से नहीं है, कुछ काम भी किया है। इसमें है अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स और प्राचीन खाद्यान्न अनुसंधान पहल, महर्षि इसका नाम है। श्री अन्न क्या है, मोटे अनाज। इसके माध्यम से वैश्विक खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसे विकास हेतु समाधान खोजने व शोध करने के लिए स्थापित किया जाएगा। ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहल, इसके तहत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भारतीय विशेषज्ञता को साझा किया जाएगा। ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट्स फोरम, इसका काम ग्लोबल साउथ की कूटनीतिक या राजनीतिक बातों में समन्वय स्थापित करना है। ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स, इसके अंतर्गत भारत में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वाले विकासशील देशों के छात्रों को प्रोत्साहित किया जाता है। तो विकासशील देश से कौन अधिकतर, अफ्रीकन कंटिनेंट से ज्यादा आते हैं। और कौन से हैं, अफगानिस्तान। सॉरी। G20 उपग्रह मिशन, इसके तहत जलवायु और मौसम संबंधी महत्वपूर्ण डेटा को साझा करने हेतु पर्यावरण एवं जलवायु का पर्यवेक्षण किया जाएगा। अब जान लीजिए G20 ये कम से कम 3 साल तक क्वेश्चन में रहने वाला है, क्योंकि ये भारत की उपलब्धि है और भारत ने इसको रिप्रेजेंट भी किया है अब की बार। अब ये हो गया। अब ये हाँ, इसके उत्तरदायित्व क्या है, CBDR का समर्थन करना, विकसित देशों पर जलवायु वित्त के लिए दबाव बनाना आदि। अब जलवायु वित्त एक टॉपिक है इसमें। जलवायु वित्त ये होता है कि जितने मान लीजिए डेवलप कंट्रियां होती हैं, जैसे अमेरिका हो गई, रशिया हो गया, रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोप कंट्रीज हो गई, तो ये सारी कंट्रियां क्या करती हैं, सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करती हैं। तो जब कार्बन उत्सर्जन करती हैं तो जो एक तरीके से कहा जाए जो विकासशील देश होते हैं ये उतना कार्बन उत्सर्जन नहीं करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर आप हवा पानी दूषित कर रहे हैं, ठीक है, तो पूरी पर्यावरण की वायु दूषित होगी, तो उसमें उनका कोई दोष नहीं है। अगर कोई बीमारी या ऑक्सीजन कम होता है इस पृथ्वी पर, तो आपने जितना ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना था आपने कर लिया, कार्बन सबसे ज्यादा आप छोड़ रहे हैं, नुकसान वो भी सह रहे हैं। तो इसमें ये कहा जाता है जलवायु वित्त के अनुसार कि अगर आप अपने यहाँ कमी करिए, ठीक है, अगर आप अपने यहाँ कमी नहीं कर पा रहे हैं तो जितने भी गरीब देश हैं उनको डेवलप करने के लिए आप उनको फाइनेंस दीजिए कि वो डेवलप कर सके, इन चीजों से वो लड़ सके,
इसे कहते हैं जलवायु वित्त। ठीक है। सॉरी। अब आगे कहते हैं, भारत बहुपक्षीय संसाधनों को संस्थानों को अधिक समावेशी बनाने के लिए उनमें सुधार का पुरजोर समर्थन कर रहा है। उदाहरण के तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता के लिए विस्तार की मांग कर रहा है। मतलब भारत अपने लिए नहीं लड़ा है कि हमको भी जो है उसकी परमानेंट मेंबर बनाओ, वो और भी देशों के लिए, जैसे जापान के लिए कह रहा है कि इसको भी बनाओ। ठीक है, ताकि समावेशन की भावना आ सके। यह लोकतंत्र और मानवाधिकार जैसे मानदंडों संबंधी मुद्दों पर वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। उदाहरण के लिए हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की गई। इसके तहत क्षमता निर्धारण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से ग्लोबल साउथ में भागीदार देशों के साथ भारत के विकास से संबंधित अनुभवों, सर्वोत्तम पद्धतियों और विशेषता को साझा किया जाएगा। अब आगे सॉरी, अभी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, नहीं इसी में बता रहे हैं आपको। अब आते हैं अन्य संबंधित जानकारी क्या है। भारत ने क्यूबा में G77 प्लस चाइना शिखर सम्मेलन में के दौरान ग्लोबल साउथ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। 77 विकासशील देश के समूह है G77 प्लस चाइना भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि चाइना इस समूह के साथ मिलकर तो कार्य करता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर स्वयं को इस समूह का पूर्ण सदस्य नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को विकसित मानता है। अब ग्रुप ऑफ 77 G77 क्या है? इसकी स्थापना 1964 में 77 विकासशील देशों ने मिलकर की थी। उद्देश्य क्या है? ग्लोबल साउथ के देशों को अपने सामूहिक आर्थिक हितों को स्पष्ट करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। साथ ही यह संयुक्त राष्ट्र और उसकी संस्थाओं के समक्ष अपनी संयुक्त आवाज रखने का एक माध्यम भी प्रदान करता है। कौन? ग्रुप ऑफ 77। यह विकास के लिए दक्षिण सहयोग को भी बढ़ावा देता है। सदस्य कौन है? वर्तमान में इस समूह के 134 सदस्य हैं। भारत इसका सदस्य है? हाँ है। ठीक है, इतना याद रखने की जरूरत है कि भारत इसका सदस्य है कि नहीं है। अब यह संयुक्त राष्ट्र विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। अभी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।